नमस्ते। तकरीबन 4 हफ्ते पहले पेटीएम ने सबसे पहले अपना इंटेंशन बताया कि वो बायबैक करने की सोच रहे हैं। और इन 4 हफ्तों में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस या फिर सवाल उठाए हैं इस पेटीएम ने जो भी बाद में डिटेल्स अनाउंस किए उसके ऊपर कि एक लॉस मेकिंग कंपनी बायबैक क्यों कर रही है, स्टॉक एक्सचेंज रूट क्यों अपना रही है इंस्टेड ऑफ अ टेंडर ऑफर, और प्राइसिंग इतना कम क्यों रखा, आईपीओ प्राइस पे क्यों नहीं खरीद रहे, वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल हैं। और काफ़ी सारे लोगों ने अपना अपना ही रीज़न दिया है कि ये ख़राब क्यों है। लेकिन मैं कुछ कॉन्ट्रेरियन व्यू देना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से एज अ शेयर होल्डर, मैं खुद पेटीएम का शेयर होल्डर हूँ। अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं या फिर मेरे वीडियोस अगर फॉलो करें तो आप जानते होंगे कि मैं काफ़ी टाइम से पेटीएम पे पॉजिटिव हूँ। इरिस्पेक्टिव ऑफ द शेयर प्राइस डाउनफॉल, मैं उसके बिजनेस पे पॉजिटिव हूँ कि फ्यूचर में काफ़ी अच्छा बिजनेस वो करने वाला है या प्रॉफिट भी अच्छा करने वाला है, तो शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली तब ऊपर जाएगा। एनीवे, कमिंग बैक टू बायबैक के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखने चाहता हूँ कि जो मेजॉरिटी लोगों ने अभी तक इग्नोर किए हैं या फिर बताए ही नहीं है। सो नॉर्मल रिटेल शेयर होल्डर्स को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जो तरीका पेटीएम ने अपनाया है वो कंपनी के लिए और कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए क्यों सही है इंस्टेड ऑफ अ टेंडर ऑफर। टेंडर ऑफर का एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल आप जानते हो कि टीसीएस का। फॉर एग्जांपल टीसीएस ने पिछले 3 सालों में 2 बार बायबैक अनाउंस किया है और दोनों बार टेंडर ऑफर दिया था। तो टेंडर ऑफर में बेसिकली इट्स लाइक एन ओपन ऑफर। सो जहाँ पे एक फिक्स्ड प्राइस वो लोग डिक्लेयर करते हैं और जो एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस से थोड़ा प्रीमियम पे होता है, कभी 10 कभी 20% प्रीमियम पे होता है। और उस प्राइस पे जो भी चाहे, जो भी शेयर होल्डर्स है कंपनी के, उनमें से जो भी चाहे वो अपने शेयर्स टेंडर कर सकते हैं, ओके, ऑफर कर सकते हैं। और उसमें से जितना एप्लीकेशंस आएंगे उसमें प्रोपोर्शनेट बेसिस पे वो लोग उसको एक्वायर करेंगे, ओके, और उतने पैसे उनको दे देंगे। तो ऑब्वियसली वो ऐसा बायबैक जो होता है वो छोटी सी क्वांटिटी के लिए होता है। और उसका मेन इंटेंशन क्या होता है? सो टेंडर ऑफर का सबसे बड़ा इंटेंशन ये होता है कि वो अपना जो कैश है, कंपनी के पास जो कैश बैलेंस है, वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करे। लेकिन इसका मेन बेनिफिशियरी कौन होता है? ऐसे टेंडर ऑफर में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होता है? तो जो लोग उस कंपनी में शेयर्स बेच रहे हैं, उस टेंडर ऑफर में बेच रहे हैं, वही सिर्फ उसके बेनिफिशियरी होते हैं। इनफैक्ट, और जो जो लोग कंपनी में शेयर होल्डर्स बने रहते हैं उसके बाद भी, ओके, ऐसे ओपन ऑफर के बाद या टेंडर बायबैक के बाद भी जो बने रहते हैं, उनके लिए इनफैक्ट ये थोड़ा सा नुकसानकारक होता है, क्योंकि कंपनी का ज़्यादा कैश चला गया बाहर, ओके, और वो कुछ गिने चुने शेयर होल्डर्स के जेब में चला गया। सो कंपनी के पास कम कैश बैलेंस बचता है, और इसीलिए जो रिमेनिंग शेयर होल्डर्स है, ओके, जो कंपनी में अभी भी शेयर होल्डर्स बने रहे हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा नुकसानकारक होता है। सो ये सबसे बड़ा नेगेटिव है टेंडर ऑफर का। और यहाँ पे पेटीएम ने जो रूट अपनाया है, पेटीएम चाहता है कि वो स्टॉक एक्सचेंज रूट से बायबैक करे। उन्होंने ऑलरेडी पिछले 4-5 दिनों में कुछ 13 लाख शेयर्स ऑलरेडी एक्वायर कर लिए हैं। तो इस स्टॉक एक्सचेंज रूट का बेनिफिट क्या है वो मैं अभी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। अभी पेटीएम ने 850 करोड़ का बायबैक अनाउंस किया है और मैक्सिमम प्राइस उन्होंने 810 का बोला है, जो एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस से काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रीमियम पे है। नियरली 50-60% प्रीमियम पे चल रहा है। आज उसका शेयर प्राइस कुछ 525-530 के रेंज में अभी है पेटीएम का शेयर प्राइस। तो इसका बेनिफिट अभी क्या होगा? एज अ शेयर होल्डर मैं बोल रहा हूँ, मैं इस टेंडर ऑफ सॉरी इस बायबैक में अपने शेयर्स बेचने का नहीं सोच रहा हूँ। ओके, मैं अपने शेयर्स, मेजॉरिटी शेयर्स जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रखने का प्लान कर रहा हूँ। ये मैं पहले डिस्क्लोज कर देता हूँ। तो उस एंगल से मैं अभी बताने वाला हूँ कि एज अ शेयर होल्डर ये प्लान क्यों बेटर है। अभी पेटीएम ने जो अमाउंट फिक्स की है 850 करोड़, ओके, ये तो फिक्स्ड है, ओके। अभी उसी अमाउंट में अगर उन्होंने टेंडर ऑफर दिया होता 810 करोड़, 810 रुपीज़ पर शेयर के प्राइस से अगर उन्होंने टेंडर ऑफर दिया होता, तो बेरली 1 करोड़ शेयर से, और 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा शेयर्स वो खरीद पाते। कुछ 1 करोड़ 4 लाख के आसपास कुछ शेयर्स वो लोग खरीद पाते अगर उन्होंने टेंडर ऑफर दिया होता तो।
ओके, सो उसमें क्या होता, कुछ गिने चुने शेयर होल्डर्स के जेब में वो 810 रुपये पर शेयर मिल जाते। अब ये जो शेयर होल्डर्स है ये कोई भी हो सकता है, जिन्होंने आईपीओ में खरीदा है वो भी हो सकता है, जो प्री आईपीओ से भी बैठे हैं वो भी हो सकते हैं, और जिन्होंने पोस्ट आईपीओ लिस्टिंग के बाद हो सकता है लोअर प्राइसेस में खरीदा हो वो भी हो सकते हैं। इनमें से कोई भी उस टेंडर ऑफर में अप्लाई कर सकता था, अपने शेयर्स ऑफर कर सकता था, और उनमें से कुछ लोगों को 810 के रेट से पैसे मिल जाते। तो बेनिफिशियरी कौन होता, वो गिने चुने शेयर होल्डर जो शेयर्स बेच के एग्जिट करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स बने रहना चाहते हैं उनके लिए ये स्टॉक एक्सचेंज रूट क्यों फायदेमंद है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज वो स्टॉक एक्सचेंज में से डायरेक्टली खरीद रहे हैं। पहली परचेज उन्होंने कुछ 4-5 दिन पहले, मेरे ख्याल से फ्राइडे को की, तो वो 498 रुपीज़ के प्राइस से की। उसके बाद अभी इस हफ्ते में जो 3-4 दिन उन्होंने खरीदी किया है, मेजॉरिटी जो 500 से लेके 530 के रेंज में उन्होंने किया है। सो इसका मतलब क्या होता है, उनका एवरेज परचेज प्राइस जो है वो उन्होंने जो अपर लिमिट दिया है 810 का, उससे काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम होने वाला है। और सेम अमाउंट में जो 850 करोड़ उन्होंने एलोकेट किए हैं बायबैक के लिए, उस सेम अमाउंट में वो डेफिनेटली ज़्यादा शेयर्स खरीद पाएंगे। सो इसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर ज़्यादा शेयर्स वो लोग बायबैक करते हैं और एक्सटिंग्विश कर देते हैं, तो जो रिमेनिंग शेयर होल्डर्स है उनको डेफिनेटली उसका बेनिफिट मिलेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर उनका एवरेज प्राइस 600 रुपीज़ या उसके थोड़ा अंदर रहता है, एवरेज प्राइस में बोल रहा हूँ, जो अभी तक बायबैक खत्म होने को अभी काफ़ी टाइम है, सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बायबैक जब 850 करोड़ का फिनिश हो जाएगा, तब अगर उनका एवरेज परचेज प्राइस जो है वो अगर 600 रुपीज़ के नीचे रहता है, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ शेयर्स वो जो खरीदेंगे वो 1.4 करोड़ शेयर से ज़्यादा होगा। ओके, 1 करोड़ 40 लाख शेयर से ज़्यादा वो खरीद पाएंगे, और ये खरीदे हुए शेयर्स अल्टीमेटली एक्सटिंग्विश हो जाएंगे। यानी कि जो कंपनी का जो टोटल एसेट बचेगा, ओके, 850 करोड़ के बाद जो बचेगा, जो बिजनेस बचेगा उनके पास, उसके शेयर होल्डर्स कम रहेंगे। ओके, उसमें बंटवारा करने के लिए कम शेयर होल्डर्स या कम शेयर्स रहेंगे। सो अल्टीमेटली पर शेयर वैल्यू बेटर निकलेगा उसमें से। सो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है रिमेनिंग शेयर होल्डर्स के लिए, कंपनी के एंगल से भी, और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स जो कंपनी के साथ बने रहना चाहते हैं उनके एंगल से भी ये बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है कि कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज रूट अपनाया है, ना कि टेंडर ऑफर दे रहे हैं। टेंडर ऑफर दिया होता तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिर्फ गिने चुने लोगों को बेनिफिट मिलता, कंपनी को या बचे हुए शेयर होल्डर्स को नहीं। ओके, सो एज अ शेयर होल्डर जो पेटीएम के बिजनेस पे पॉजिटिव है और पेटीएम के शेयर्स में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, उनके लिए ये स्टॉक एक्सचेंज रूट ही परफेक्ट सॉल्यूशन है। अब आती है दूसरी बात, जो कंपनी ने लॉस मेकिंग होने के बावजूद ये बायबैक क्यों अनाउंस किया। अब ऑब्वियसली उन्होंने, कंपनी ने ऑलरेडी रूल्स वगैरह सब चेक किए होंगे, सेबी ने जो अलाउ किया है, जो परमिशंस दिए उसके हिसाब से उन्होंने प्लान किया होगा, अमाउंट भी उसी हिसाब से डिसाइड की होगी। उनके पास कैश बैलेंस भले ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली आईपीओ के फंड्स को वो हाथ नहीं लगा रहे। जो आईपीओ के पहले से उनके पास फंड्स थे उसी में से वो बायबैक कर रहे हैं। दूसरी बात, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ही जल्द कैश प्रॉफिट के पोजीशन में वो पहुंचने वाली है। बहुत से लोग नेट प्रॉफिट के फिगर या नेट लॉस के फिगर को देख के सवाल उठा रहे हैं कंपनी के ऊपर, लेकिन उस नेट लॉस में से काफ़ी सारा पोर्शन जो है वो ईसॉप्स यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस की वजह से है, जो कोई एक एक्सपेंस, एक्चुअल एक्सपेंस नहीं है, वो एक जस्ट एक प्रोविजनिंग फिगर जैसा है। ओके, एक फिगर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक फिगर आता है, लेकिन कोई कैश आउटगो नहीं है कंपनी के लिए। सो अगर हम बिजनेस के कैश प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करें, तो वो कैश प्रॉफिट मोस्ट प्रोबेबली पेटीएम इसी फाइनेंशियल ईयर में अचीव करना शुरू करेगा। सो मैं जब काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि आइदर Q3 यानी कि जो दिसंबर क्वार्टर अभी ख़त्म हो रहा है वो, या फिर अगले क्वार्टर यानी कि मार्च क्वार्टर में मोस्ट प्रोबेबली पेटीएम कैश प्रॉफिट रिपोर्ट करना शुरू करेगा। और उसके बाद ये जो कैश प्रॉफिट वो जनरेट करेंगे, ये कैश प्रॉफिट हो सकता है आगे चल के थोड़ा पाइल अप करेंगे और फिर से बायबैक भी अनाउंस कर सकते हैं, अगर शेयर प्राइस जो है वो ऐसे ही लटकता रहा तो। अभी 500-600 के रेंज में फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अगर एक साल बाद जब कंपनी एक डिसेंट कैश प्रॉफिट जनरेट कर रही होगी, अगर उस वक्त भी अगर पेटीएम का शेयर प्राइस अगर 600, 700 या 800 के रेंज में लटका रहा,
तो हो सकता है फिर से वो बायबैक अनाउंस करे, और वो भी उस कैश प्रॉफिट जो उन्होंने जनरेट किया है उससे। ओके, सो बायबैक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज रूट कोई नेगेटिव नहीं है, स्पेशली फॉर दोज जो कंपनी में शेयर होल्डर बने रहना चाहते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए। आपके कुछ भी कमेंट्स होंगे इसके ऊपर, कुछ ओपिनियन होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, हम डिस्कस करेंगे। अगर कुछ सवाल उठ रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा उसको वापस कोई वीडियो बना के या फिर कमेंट्स में रिप्लाई करके आपको बता सकूं। फ्रैंकली ये मेरा ओपिनियन है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो भी ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगे तो भी ठीक है। ओके, अल्टीमेटली कंपनी में शेयर होल्डर बने रहना है कि नहीं, ये डिसीजन आपका होना चाहिए। लॉजिक मैं अपना सिर्फ प्रेजेंट कर रहा हूँ, उसको मानना या नहीं मानना आपके ऊपर है।